Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, वोल्टता नियमन यानी कि क्या वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वही हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, उसका सर्किट डायग्राम। उसमें हमारे पास एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। अब तो ये आपको रट गया होगा। यहाँ एक क्या होता है, डायोड होता है, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लोड। और यहाँ से हम क्या लेते हैं, आउटपुट वोल्टा यानी निर्गत वोल्टेज लेते हैं, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, निवेशी। यहाँ कौन सी वोल्टता मिलती थी, अब पहले की क्लास देख लेना, नहीं देखी हो तो Vs। और Vs क्या आई थी हमारे पास, em sin ओमेगा t होती थी। ठीक है, और ये Vs को अगर हम ग्राफ के द्वारा दर्शाए, तरंग के द्वारा दर्शाए, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होती थी, जिसका em साइन की वेव तो ये होती है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, em। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव में em होता है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर जो था ना, वो हमारे पास केवल किस में देता था, आउटपुट निर्गत किस में देखता था, केवल पॉजिटिव चक्र में, नेगेटिव में नहीं देता था। पॉजिटिव में देता था और नेगेटिव में नहीं देता था। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ निर्गत जो वोल्टता मिल रही है RL, आउटपुट वोल्टता बोलते हैं, V0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर हम दिष्ट की बात करें, दिष्ट वोल्टता देख रहे हैं आउटपुट में, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, EDC से। और इसमें कौन सी करंट देखते थे, लोड में इसके सापेक्ष वोल्टता देख रहे हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो करंट कौन सी फ्लो हो रही थी, IDC इंटू क्या, RL। इतनी हमें दिष्ट या डायरेक्ट वोल्टेज मिलती थी, वोल्टता मिलती थी, कहाँ पर, लोड पर। फिर इसमें हमने IDC की वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, IDC की वैल्यू पढ़ी थी हमने यहाँ से। तो IDC की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, IDC की वैल्यू होती थी EM अपॉन पाई इंटू R प्लस RL इंटू क्या, RL। EDC कहाँ मिल रही है, लोड पर। EDC क्या है, दिष्ट वोल्टता। और हमें यहाँ पर कौन सी वोल्टता चाहिए होती है, दिष्ट वोल्टता ही चाहिए होती है। क्लियर है। अब देखो वोल्टता नियमन क्या होता है, ये जो लोड पर हमें दिष्ट वोल्टता मिलती है EDC, ये V0 से रिप्रेजेंट करते हैं निर्गत वोल्टता, लेकिन दिष्ट के लिए हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EDC से। अब ये देखो EDC किस किस बातों पर निर्भर कर रहा है, EDC IDC और RL पर डिपेंड कर रहा है। EDC किस पर डिपेंड कर रहा है, IDC और RL। यदि लोड की वैल्यू क्या हो, चेंज हो, अगर RL क्या होगा हमारे पास, चेंज होगा, तो EDC की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे हमारा चार्जर जो होता है ना, चार्जर से मान लो 3 वोल्ट DC मिल रही है। अब लोड क्या होगा हमारे चार्जर के लिए, मोबाइल। तो हम मोबाइल में क्या कर देते हैं, चार्जर लगा देते हैं। तो लोड, अब अलग अलग तरीके के मोबाइल लगाते हैं ना, तो लोड अलग अलग तरीके के हो गए एक तरीके से हमारे पास। तो जब हम लोड को चेंज करें ना, तो जो वोल्टता मिल रही है ना हमारे पास, किसके द्वारा, दिष्टकारी के द्वारा, EDC, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कितनी चेंज होती है हमारे पास, वो ही हम क्या करते हैं, वोल्टता नियमन में पढ़ते हैं। देखो इसको और क्लियर करते हैं हम, देखो कैसे।
कि लोड प्रतिरोध क्या RL या दिष्ट धारा क्या IDC, लोड रेजिस्टेंस जो है RL या दिष्ट धारा जो है IDC में परिवर्तन होने से, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो, परिवर्तन होने से निर्गत वोल्टता क्या होती है, परिवर्तित होती है। निर्गत वोल्टता परिवर्तित होती है, यानी कि ये क्या नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, चेंज होगी ये, ठीक है। लोड धारा से निर्गत वोल्टता में जैसे RL की वैल्यू चेंज करे IDC, EDC की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो लोड धारा से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन का अध्ययन, कितना परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का अध्ययन किसकी सहायता से करते हैं हम, वोल्टता नियमन की सहायता से करते हैं, वोल्टता नियमन से करते हैं। यानी कि जब हम RL की वैल्यू चेंज करेंगे या IDC की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना निर्गत वोल्टता में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वो हम किसके द्वारा बताते हैं, वोल्टता नियमन की हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, प्रतिशत में निकालते हैं वोल्टता नियमन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VR से, VR इज इक्वल टू VNL माइनस VFL, ठीक है, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू क्या 100%। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि वोल्टता हमारे पास या वोल्टेज कितनी चेंज हुई है RL में क्या करने पर, परिवर्तन करने पर, ठीक है। तो आपको अब इस फॉर्मूले में पता होना चाहिए VNL क्या होता है और VFL क्या होता है। तो देखो, V तो हमारे पास वोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रखा है। N का मतलब होता है नो लोड, NL का मतलब क्या होता है, नो लोड, यानी कि ये क्या बताता है, लोड RL की अनुपस्थिति में, लोड RL की अनुपस्थिति में जो निर्गत वोल्टता है, निर्गत वोल्टता, लोड RL की अनुपस्थिति में क्या, निर्गत वोल्टता, और VFL फुल लोड, यानी कि लोड RL की उपस्थिति में, लोड RL की उपस्थिति में क्या, आउटपुट वोल्टेज या निर्गत वोल्टता, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लोड RL क्या देख रहे हैं, निर्गत वोल्टता, और लोड RL की उपस्थिति में भी क्या देखेंगे हम, निर्गत वोल्टता देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे निकालें, क्वेश्चन ये आ जाता है, देखो, लोड RL की अनुपस्थिति में यानी RL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटिव होनी चाहिए। RL अगर इन्फिनिटिव होगा तो प्रतिरोध हमारे पास पहले ही अनंत हो गया हमारे पास, अब कितना ही लोड चेंज करो प्रतिरोध का मान हम चेंज कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम कर दिया ना हमने, RL इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो क्या हमारे पास RL एक तरीके से अनुपस्थित हो गया, प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास। अब आप चाहे कितने ही लोड बदलो, लेकिन रेजिस्टेंस ही जब अनंत हो गया तो अब रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ही नहीं, लोड में परिवर्तन होगा ही नहीं, है ना। तो एक तरीके से अनुपस्थित हो गया ये, ध्यान रखना। RL इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले देखो EDC की वैल्यू क्या होती है, पहले VNL निकालते हैं, VFL निकालते हैं। EDC क्या है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, EM अपॉन पाई इंटू RL अपॉन R प्लस RL।
इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ई डी सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन क्या पाई, और ऊपर मैंने क्या किया कि प्लस आर और माइनस आर, आर को ऐड कर दिया, आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैथमेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस वाले पद में ये जो फर्स्ट वाली टर्म आ रही है ना, इसमें हम इसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा देखो ई एम अपॉन पाई, इसमें हमने डिवाइड किया तो देखो r प्लस आर एल से r प्लस आर एल कैंसिल, 1 बनेगा, फिर आ रहा है नेगेटिव चिन्ह, r में इसका डिवाइड करो, r अपॉन क्या r प्लस आर एल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी सी इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई इंटू आर अपॉन क्या आर प्लस आर एल बन जाएगा। ये बन रहा है या नहीं बन रहा, ई डी सी की वैल्यू बन रही है। अब देखो इसमें इन्फिनेटिव की वैल्यू हम लगा सकते हैं, देखो आर एल इन्फिनेटिव हो, अनंत हो, या फिर आप सीधा देखो वी एन एल और वी एफ एल है ना। तो सबसे पहले वी एन एल वाला पद निकाल लो भाई, इसमें तो लोड आ रहा है भाई और इसमें लोड नहीं आ रहा है, तो वी एन एल क्या है, नो लोड, तो इस पद को क्या कर देते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं, तो ई वी एन एल किसके इक्वल होगा, केवल ई एम अपॉन पाई। वो वोल्ट था जब क्या ना हो, देखो इस टर्म में ही तो है लोड या आर एल वाली इन्फिनेटिव, इसमें वैल्यू रख लो तो भी यही बनेगा हमारे पास, या सीधे याद रख लो ई डी वी एन एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई एम अपॉन पाई, और दूसरा वी एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये लोड वाला पद भी लेना पड़ेगा हमारे पास, ई एम अपॉन क्या पाई, तो वी एन एल हमारे पास निकल चुका है ना, वी एफ एल ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई इंटू क्या आर अपॉन आर प्लस क्या बन गया आर एल बन गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो आई डी सी क्या होता था हमारे पास, आई डी सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई डी सी होता था ई एम अपॉन आर प्लस आर एल के इक्वल होता था। तो देखो ये जो ये है ना ई एम अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, इसको क्या लिख सकते हैं आई डी सी, तो वी एफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई एम अपॉन क्या पाई माइनस आई डी सी इंटू क्या आर, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमारे पास, वी एफ एल की वैल्यू मिल गई। तो कैसे निकालेंगे, इसलिए वोल्टा नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा हमारे पास, कितनी आउटपुट चेंज होती है वोल्टा, वी आर इज इक्वल टू वी एन एल की वैल्यू कितनी है, देखो वी एन एल की वैल्यू है ई एम अपॉन क्या पाई माइनस, और वी एफ एल की माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा लिया, वी एफ एल क्या है, वी एफ एल ये है ई एम अपॉन क्या पाई माइनस आई डी सी इंटू आर अपॉन नीचे क्या है वी एफ एल यानी फुल लोड है ना, ये वाली टर्म है, यानी ई एम अपॉन क्या पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। अब देखो ये ई एम अपॉन पाई, ये नेगेटिव चीज़ अंदर गया तो ये ई एम अपॉन पाई से ई एम पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास, और ई एम अपॉन पाई से ई एम अपॉन पाई कैंसिल हो गया, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर, ठीक है, आई डी सी इंटू क्या बन जाएगा आर, और नीचे बन रहा है ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर बन जाएगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो आई डी सी है, ये भी आई डी, इस टर्म को भी हम आई डी सी में चेंज कर लें, इस टर्म को भी हम किस में चेंज कर लें, आई डी सी में चेंज कर लें। एक बात ध्यान रखना, ये आई डी सी में क्या और होता है हमारे पास, पाई भी होता है यहाँ पर, हाँ मैंने लगाया नहीं है ना, यहाँ तो ले लिया था, ई एम अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल क्या होता है आई डी सी, पाई हो रहेगा ना। तो देखो ई एम अपॉन पाई आई डी सी की वैल्यू क्या होती है, आई डी सी की वैल्यू ये थी ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई,
क्लियर है ये वाली बात। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल पाई, ई एम अपॉन पाई की वैल्यू निकालते हैं। ई एम अपॉन पाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, ई एम अपॉन पाई की वैल्यू ये इधर ले जाए तो क्या बन रहा है ये आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल। तो वी आर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, आई डी सी इंटू आर अपॉन नीचे क्या आएगा, आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल माइनस आई डी सी इंटू आर, और वी आर इज इक्वल टू आई डी सी इंटू आर अपॉन आई डी सी इंटू आर प्लस आई डी सी इंटू आर एल और आई डी सी इंटू आर। तो देखो आई डी सी इंटू आर से आई डी सी इंटू आर कट गया, तो वी आर इज इक्वल टू आएगा आई डी सी इंटू आर अपॉन आई डी सी इंटू क्या आर एल। आई डी सी से आई डी सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा, आर अपॉन क्या आर एल। तो ये आर अपॉन आर एल क्या होता है, वोल्टता नियमन होता है। तो आर की वैल्यू पता होगी और आर एल की वैल्यू पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसमें लास्ट जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास पूछने की टर्म आती है ना, वो क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो ये भी बहुत इजी है भाई, इजी क्यों नहीं होगा भाई, नहीं होगा तो कर देंगे, ठीक है। क्या हमारे पास लास्ट क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा हो जाएगा इसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि क्या, प्रतीप शिखर वोल्टेज, वोल्टता, प्रतीप शिखर वोल्टता। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, इनवर्स का मतलब होता है जानते ही हो व्युत्क्रम, और वोल्टेज का मतलब होता है क्या, वोल्टता। यही होता है ना हमारे पास, वोल्टता होता है। तो अब देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, इसको हम कैसे समझा सकते हैं। तो देखो इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन याद रख लो, देखो एक बार में बन जाएगा, वह अधिकतम वोल्टता, वह अधिकतम वोल्टता, मैक्सिमम वोल्टेज, वो मैक्सिमम वोल्टेज, वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर, जो डायोड पर, किस पर, डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में, जो डायोड पर विद्युत चालन यानी जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, विद्युत चालन न होने की कंडीशन में, अवस्था में, न होने की अवस्था में, न होने की अवस्था में उपस्थित होती है, न होने की अवस्था में उपस्थित होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतीप शिखर वोल्टता बोलते हैं। प्रतीप शिखर वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होती है ना हमारे पास, PIV, वो होती है हाफ रेक्टिफायर के लिए EM। अब आप कहोगे भाई कैसे सर, है ना, तो वही तो बताएंगे हम। देखो ये, देखो ये है हमारे पास कितना EM, है ना, नेगेटिव चक्र में ये भी हमारे पास विपरीत दिशा में, लेकिन होता तो EM ही है ना ये, और ये EM, और फिर ये पॉजिटिव में EM और ये नेगेटिव में EM। क्या है, EM है मैक्सिमम वैल्यू, चाहे पॉजिटिव चक्र में हो चाहे नेगेटिव चक्र में हो, है ना। अब देखो वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। अब ये बताओ, जब डायोड में चालन नहीं होता था, करंट फ्लो नहीं होती थी हमारे पास, नहीं होती थी ना, वो कब नहीं होती थी हमारे पास, बताओ, जब ये कौन से बायस में होता था, पश्च बायस में, रिवर्स बायस में होता था। कौन से बायस में, रिवर्स बायस में होता था। रिवर्स बायस में जब ये होता था, यानी कि नेगेटिव चक्र जब आते थे हमारे पास,
क्योंकि नेगेटिव चक्र में डायोड काम नहीं कर रहा, देखो ना, काम नहीं कर रहा। लेकिन जब ये नेगेटिव चक्र, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये डायोड है, ये डायोड है। अब यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्मर से जो वोल्टेज आ रही है ना डायोड में, वो ये जा रही है, ये वाली। अब जब पॉजिटिव चक्र इसे मिला, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो डायोड ने करंट दे दी यहाँ पर भाई, ठीक है। अब नेगेटिव चक्र आया भाई आधे चक्र बाद, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब इस पर तो EM देगी जब, अब नेगेटिव में भी तो क्या है, EM है। अब EM ही तो इसको मिल रही है, लेकिन ये पक्ष बायस में होने के कारण काम नहीं कर रहा। तो मिलती कितनी है, जब नेगेटिव भी आता है हमारे पास, EM ही मिलती है, लेकिन इसके कारण ये काम नहीं करता है। केवल कब, जब पॉजिटिव वाली। तो अधिकतम कितनी मिलती है जब डायोड काम नहीं करता है, EM होती है, EM होती है। ध्यान रखना, वह अधिकतम वोल्टेज जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। विद्युत चालन कब होता है, जब हमारे पास, कब होता है, जब हमारे पास नेगेटिव चक्र आता है। और नेगेटिव चक्र में बताओ आप, अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है, EM होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे, उसका जवाब तो YouTube पे नहीं दिया जा सकता, फिर आप सुन लो, देखो कि वो था उर्मी का गुणांक का ना, ये ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ पर हम वोल्टा दे रहे थे, और मैंने बताया था ये डायोड था, ये लोड था, है ना, और RL, और यहाँ निर्गत लेते हैं हम, आउटपुट लेते हैं ना। अब IRMS का था, मैंने आपको लिखाया था कि उर्मी का क्या, उर्मी का गुणांक के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लोड पर वोल्टा मिलती है, पहले उर्मी का गुणांक पढ़ लेना, उसी में ही है ना, जो लोड पर उर्मी का वोल्टा मिलती है। उर्मी का गुणांक क्या होता है, जो लोड पर मिलती है ना, यहाँ पर लोड पर ये मिलती है, IAC धारा भी मिलती है और IDC, क्योंकि ये जो दिष्टकारी होता है, इससे प्राप्त निर्गत वोल्टेज जो होती है ना, आउटपुट वोल्टेज होती है, वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। उसमें क्या पाए जाते हैं, स्पंद पाए जाते हैं, और उसकी वेव हमें ये मिली थी, देखो ये स्पंदी तो है, ये नहीं तो हमें ऐसी मिलनी चाहिए थी। तो लोड पर हमें कैसी मिलती है, IAC भी और IDC भी मिलती है। तो उर्मी का गुणांक निकालने के लिए मैंने लोड पर कुल शक्ति निकाली थी, लोड पर कुल शक्ति निकाली थी। अब आप कह रहे थे लोड पर शक्ति कैसे निकालेंगे, लोड में करंट कौन कौन सी आ रही है, देखो IAC और IDC, तो इसको लिख सकते हैं हम I2AC इंटू RL प्लस दूसरी करंट कौन सी है, IDC स्क्वायर, P इज इक्वल टू I स्क्वायर RL, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, शक्ति का फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू। तो ये कहाँ मिल रही है हमें, लोड पर आउटपुट मिल रहा है भाई, ये तो है ना। अब देखो जितनी शक्ति हम देंगे ना, जितनी देंगे उतनी मिलेगी भाई, ये तो मिल रही है, ये तो मिल रही है, मिल गई। अब यहाँ पर दे कितने रहे हैं हम, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब हम ये जो परिपथ लेते हैं, सर्किट लेते हैं ना, ये जो वैल्यू हमने लिखी है ना, ये IDC और ये किसके इक्वल होती है, जब हम सर्किट्स में देखते हैं IRMS वैल्यू की, यानी कि जो इसमें अंदर करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी लोगे आप, IRMS। ये तो मिल गई। अब यहाँ जो मिली है ना, वो अंदर से जो दी है उतनी तो मिली है, अंदर से जो दी है वही तो मिली है। तो अंदर से लोड पर कुल कितनी शक्ति आई, अंदर से लोड पर कुल शक्ति क्या आएगी, अंदर वाली में करंट कौन से फ्री हो रही है, जो हमने दी थी प्रत्यावर्ती, I स्क्वायर RMS इंटू क्या RL। तो ये देने वाली लिख दी और ये मिल गई। इसको हमने बराबर करके किसका मान निकाला था, उर्मी का गुणांक का रिपल फैक्टर का मान निकाला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।